Thank you, Shelly, and thank you, Jai Bhim Karwa, for inviting me to this forum. आपका बहुत बहुत आभार। और मैं एक्चुअली सबसे पहले एक छोटी सी कविता से शुरू करूंगी। कहीं दूर आसमान में श्वेत वर्ण परिधान में सुसज्जित पंख फैलाता, बुझी झींपती आंखों के लिए हरे गुलाबी सपनों की सौगात लाता फरिश्ता आखिर कब उतरेगा? विवाइयों की पेंटिंग की तरह दिखती सूखती तिड़कती खूबसूरत धरती की छाती पर, और चूस जाएगा बचा कुचा थोड़ा सा रस दूध भी सक्शन पंप की शक्ति से, ताकि दबे कुचले लोगों का सशक्त अस्तित्व बरकरार रह सके। संघर्ष तुम्हारा अस्तित्व है। तुम सब संघर्षरत रहो श्रम कीट, तुम्हारे अस्तित्व से ही अस्तित्व है फरिश्ते का। ये आपके समक्ष एक छोटी सी कविता थी, और क्योंकि ये फोरम ही डॉक्टर अंबेडकर को डेडिकेटेड है तो मैं इसी पे बात करना चाहूंगी। और डॉक्टर अंबेडकर का क्योंकि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रहा है एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, तो मैं इसी पे अपने विचार रखूंगी। डॉक्टर अंबेडकर और न्याय, इन दो शब्दों का या दो प्रक्रियाओं का अगर हम एक दूसरे से अलग करके सर्वेक्षण करें या इनको देखना चाहें तो शायद मेरे लिए एटलीस्ट ये पॉसिबल ही नहीं है। और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखा जाए तो मुझे तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स और पर्यायवाची ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी इन्हीं को समर्पित है। तो मैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बड़ा नया टॉपिक है, या मुझे लगता है कि आप सबका जो अध्ययन है वो मेरे से सबका ही अधिक है और अनुभव भी अधिक है, और काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा, शायद बहुत सारे लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी ही इसके लिए डेडिकेट कर दी है। सोशियोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, देन इवन अब तो न्यूरोबायोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी में भी इसको बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बाकी भी जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं या सोशल जस्टिस से रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज हैं या स्कॉलर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन दैट। और बहुत सारी थेरीज इस पे आई हैं, लेकिन मैं एक्चुअली मेरा एक्सप्लॉयटेशन मैकेनिक्स पे ये है कि मैं इस फोरम पे इसको थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ। क्वांटिफिकेशन पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, क्वांटिफाई करके मैं इसको आज आपके साथ बात करूंगी। तो ये है कि जब सोसाइटी की बात होती है तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं सोसाइटी में, हम सब उसका पार्ट हैं। जैसे कोर्ट्स हैं, देन पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर हमारी पुलिस है, देन पैरेलल पॉलिटिक्स वाले लेखक लोग हैं, और बाकी जो सब सोसाइटी के जितने भी हिस्से हैं गिनाने लोगों की तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन हम सारे जो इसमें प्लेयर्स हैं हम सबका कुछ ना कुछ रोल है। और जब अन्याय की बात होती है या इनजस्टिस की बात होती है तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जस्टिस को भी साथ लेके उसकी भी बात होनी चाहिए। तो इसी तरह जब हम सोशल जस्टिस पे आते हैं तो इसमें भी इनजस्टिस और जस्टिस जो है वो साथ ही बात हो। तो इन चीज़ों को साथ लेके चलना मुझे लगता है कि डिस्क्राइब करना ठीक है। और अन्याय वहां रोल में आता है जहां न्याय पीछे रह जाता है। और अब अगर हम न्याय की बात करें, डिफरेंट डेफिनेशंस की बात करें, तो मुझे लगता है बहुत सारी ऑलरेडी इसमें हाइपोथेसिस, थ्योरीज और डेफिनेशंस पुट फॉरवर्ड हो गई हैं, और हर किसी के लिए पर्सनल भी होता है, इंस्टीट्यूशनल भी होता है, सोशल ग्रुप के बेसिस पे भी होता है। तो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, और हर किसी के लिए वो अलग भी है, लेकिन फिर भी हम एक पर्टिकुलर जगह पे आते हैं जब हम न्याय को एक जगह पे परसीव करते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी। और अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जिसके साथ ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड है, तो इसमें मैं 4 प्लेयर्स को मेन ले रही हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वर्कआउट करना है। तो 4 मेन है। एक रीजन है, रीजन मतलब क्षेत्र, देन रिलीजन धर्म, देन जेंडर मेल फीमेल, और थर्ड जेंडर, एंड देन इज द कास्ट। तो मेजर प्लेयर्स जो हैं 4 हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो चलो प्लेयर्स को वैसे ही ट्रांसलेट कर लेते हैं खिलाड़ी में। तो ये जो 4 खिलाड़ी हैं, मैंने इनको बहुत सारे हैं और भी फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये लिस्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन मैंने 4 ही लिए हैं कैलकुलेशन के सिंपलिसिटी के लिए। तो ये जो खिलाड़ी हैं, सपोज एक्सप्लॉयटेशन इज अ गेम, एक्सप्लॉयटेशन को हम एक गेम समझ के चलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन इज अ गेम, और ये प्लेयर्स हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं, किसी भी गेम में प्लेयर्स होते हैं तो उनका कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई ना कोई
टूल होता है जिसके जरिए वो खेलते हैं। सपोज बैडमिंटन है तो दे विल हैव अ रैकेट, टेनिस में दे विल हैव अ रैकेट, इन द क्रिकेट दे विल हैव अ बैट, या फिर कुश्ती आ गई, रेसलिंग आ गई, तो दे विल यूज देयर बॉडी पावर, देयर स्ट्रेंथ। तो इसी तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन है, मैं इसको एक ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये गेम है, दिस इज अ सोशल गेम, पॉलिटिकल गेम, इकोनॉमिक गेम। तो इसमें जो प्लेयर्स मैंने चार आपको इंगित किए, रीजन, जेंडर, रिलीजन, देन कास्ट। तो मैं इस पे मेन आती हूँ। तो इनका एक जो टूल है, जो इस गेम का टूल है बेसिकली, वो है डिस्क्रिमिनेशन। सबने सुना होगा डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, लेकिन मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलती हूँ। डिस्क्रिमिनेशन को मैं एक वर्ड लेके चल रही हूँ, नॉट कि डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन जैसे हम परसीव करते हैं वैसे। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगी, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि डिफरेंस है तो डिस्क्रिमिनेशन है, बट आई विल डिफाइन इट एज नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। और जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी है। और अगर आइडियल, अगर कोई इसमें चाहे तो जीरो है, लेकिन आइडियल कभी भी किसी भी कंडीशन में होता नहीं है। तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में मैं थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहूंगी कि जो मैंने कोशिश की है डिफाइन करने की। तो नेगेटिव जो है, अच्छा हम क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन की बात आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो है अल्टीमेटली लीड करता है एक्सप्लॉयटेशन का। तो पहले मैं एक्सप्लॉयटेशन पे जाती हूँ। तो एक्सप्लॉयटेशन को भी मैं इसी तरह नेगेटिवली और पॉजिटिवली डिफाइन करना चाहूंगी। तो द एक्शन ऑफ ट्रीटिंग समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू रीप बेनिफिट्स फ्रॉम देम, देयर वर्क, देयर आइडेंटिटी एंड देयर रिसोर्सेज, बट उनको जो है कॉम्पनसेट वो प्रॉपर नहीं करते हैं ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या जो भी है उनकी आइडेंटिटीज को, और वहां पे डाउनग्रेड कर दिया जाता है एक मैकेनिज्म के थ्रू। तो वहां उसको मैं नेगेटिव एक्सप्लॉयटेशन समझूंगी। एक्सप्लॉयटेशन अदरवाइज इज अ वेरी, आई थिंक इज अ पॉजिटिव वर्ड फॉर द जस्ट प्रोडक्टिव वर्क अगर लिया जाए तो। उसी तरह से तो पॉजिटिव एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। वहां पे क्या है, उनको यूज किया जाएगा, उनका वर्क, आइडेंटिटी, रिसोर्सेज, एवरीथिंग, बट on the context of social, political and economic front they will be compensated fairly। उनकी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, स्टेटस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो उसको मैं पॉजिटिव एक्सप्लॉयटेशन की टर्म्स में, इस तरह से मैंने ऐसा सोचा है कि मैं इस तरह से परसीव कर रही हूँ इसको। तो अब ऐसा है कि एक्सप्लॉयटेशन को डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू जो है वो अचीव किया जाता है। 1 मिनट। तो डिस्क्रिमिनेशन का भी ऐसा है कि इसके दो सिस्टर कंसर्न सोच लीजिए आप। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब पूर्वग्रह। तो ये जो पूर्वग्रह है, और दूसरी स्टीरियोटाइप्स, इसके थ्रू ये ऑपरेट होती है। तो पूर्वग्रह को मैं मानूंगी कि एक तरह का अनजस्टिफाइबल एटीट्यूड जो है, दैट इज पूर्वग्रह और prejudice. But how it leads to discrimination? Prejudice is not discrimination actually. Prejudice may exist in somebody's mind, but if he is or she is not converting into the behavior, so discrimination में वो नहीं आएगा। ठीक है, किसी को हो सकती है। Then stereotype. Stereotype is a very actually जिद्दी टाइप की चीज है, naughty। तो इसमें क्या है कि ओवर एग्जैजरेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स जो हम एक सोसाइटी को दे देते हैं, एक ग्रुप को दे देते हैं, एक कास्ट को दे देते हैं, रिलीजन को, वट एवर इट इज, उसकी ओवर एग्जैजरेशन है स्टीरियोटाइप। ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। देन और उसमें इसमें चक्कर ये है कि स्टीरियोटाइप से निकलना इतना मुश्किल है, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स आर वेरी रेजिस्टेंस टू द चेंज, टू द न्यू इन्फॉर्मेशन, टू द इनोवेशन। लोग फंसे रहना चाहते हैं स्टीरियोटाइप से। कुछ लोग इसलिए फंसे रहना चाहते हैं कि बिकॉज इट गिव्स देम an advantage of feeling proud or feeling superior or something like that, or it backfires on the other party. Then discrimination, कैसे ये एक्सप्रेस होती है डिस्क्रिमिनेशन? तो ये इस तरह से है कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हूँ। इट कैन बी इधर ओवर्ट और डायरेक्ट। ये जो है ये डायरेक्ट भी हो सकती है, जैसे कि आपने देखा वर्बल, नॉन वर्बल, वायलेंस, एवरीथिंग कैन कम इन इट। देन इट कैन बी वेरी सटल, अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक, बहुत माइक्रो फॉर्म में है या बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में है। तो ये खासकर जो सोफिस्टिकेटेड डिस्क्रिमिनेशन है, ये रिसेंटली बहुत बडअप हुई है। कि आज के टाइम में ऐसा है कि जहां तक डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, जो प्रेजुडिसेस हैं उनको एक्सप्रेस करने में कोई बोलता नहीं है, लेकिन छोड़ता भी नहीं है।
तो ये जो माइक्रो एग्रेशन है या आपकी सटल जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस पे भी एक्सप्रेशन को जो है सेंसिटाइज होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन मैकेनिक्स यही काम आती है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर हम अपने बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन में उस मैकेनिक्स पे ट्रेन करेंगे तो दे विल बी एबल टू सेंस द थिंग्स कि कहीं हम एक्सप्लॉयट कर तो नहीं रहे या हमें कोई एक्सप्लॉयट कर तो नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जितना हम फोकस करते हैं लाइक जेंडर इश्यूज पे या चाइल्ड अब्यूज पे, डिस्क्रिमिनेशन जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है उस पे भी हमें फोकस करना जरूरी है, अगर हम बात करते हैं कि हमने सोसाइटी है इसको इक्वालिटी की तरफ ले जाना है या अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाना है। देन मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये मैं बड़ी थ्योरेटिकल से बात कर रही हूँ, शायद थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, बट मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है। तो ये बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है हम आज सोसाइटी में देख ही रहे हैं। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट है, एग्रेसिव बिहेवियर है। देन सबसे ज्यादा जो सोशल जस्टिस के मामले में बात है, डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो डिनायल कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज का। अच्छा, वो एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस कैसे हो रहा है कि नोबडी विल एक्सेप्ट, मैंने किसी की अपॉर्चुनिटी डिनाई की, आई विल नॉट एक्सेप्ट। मैं किसी पे इल्जाम लगाऊंगी, तूने मेरी की, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहाँ से हम ये चीजें फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं, जितने भी डिसिप्लिन करते हैं, सब मैथमेटिक्स सबने पढ़ी है, लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जब स्टैटिस्टिक्स है ना, वो चुगली करती है हर फॉर्म में। जहां भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो रीजन है, चाहे वो जेंडर है, चाहे वो कास्ट है, क्रीड है, एज है, एनीथिंग, वो हमारी स्टैटिस्टिक्स चुगली करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। शायद यूपी का कोई गांव था, या आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द स्टेट एग्जैक्टली। वहां क्या हुआ कि कुछ महीनों तक उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी जो है वो गर्ल चाइल्ड पैदा नहीं हुआ उस गांव में, गर्ल चाइल्ड पैदा नहीं हुआ। अब ये स्टैटिस्टिक्स थी, मानेगा तो कोई नहीं कि आई डिड समथिंग और मैंने लड़की को पैदा होने नहीं दिया, बट स्टैटिस्टिक्स ने चुगली कर दी। तो यहाँ ये रिवील हो जाता है, जो हमारी चोरी है वो स्टैटिस्टिक्स से रिवील हो जाता है, हम छुपा नहीं पाते हैं। और हमें पता है कि लड़कियां, ऐसा हो नहीं सकता कि 100% मेल चाइल्ड ही होते रहे और लड़कियां नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स ने चुगली की, तो वहां पे मेजर शायद इस तरह के उठाए गए होंगे, जैसे अदरवाइज भी उठा ही रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स हमें बता रही हैं, तो पीएनडी एक्ट वगैरह। तो यही बाकी जो है, जैसे हमारे माइनॉरिटीज हैं या रीजनलिज्म है स्पेशली, या कास्ट है जिसको बोलते हैं, तो इन इश्यूज पे भी यही सब होता है, होता आ रहा है, एक्चुअली हो रहा है, लेकिन प्रूव नहीं होता, क्योंकि बिकॉज द सिस्टम इज लाइक दैट। एक तो बात यह है कि 2-3 बातों की मैं थोड़ी सी आगे एक्सप्लेन करूंगी, मुझे लगता है इसको मैं यहाँ छोड़ के दोबारा से मैं डिस्क्रिमिनेशन पे आती हूँ। साउंड ठीक आ रही है? हाँ, ठीक आ रही है। अच्छा, थैंक यू सॉरी। तो दोबारा से मैं डिस्क्रिमिनेशन पे आ रही हूँ एक बार फिर से। तो डिस्क्रिमिनेशन के मैंने प्लेयर्स की बात की थी, रीजनिज्म, कास्ट एंड जेंडर। अब मैं बात करूंगी आपको डिस्क्रिमिनेशन के जो टूल्स हैं, जो खिलाड़ी के हथियार हैं। जो बैडमिंटन के खिलाड़ी का रैकेट है, ठीक है, कुश्ती वाले की स्ट्रेंथ है, वैसे ही जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिंग बॉडी है, जो शोषक है, उसके क्या हथियार हैं? सबसे पहले इसमें है सोशल बायस। कुछ साउंड आ रही है, मुझे लगता है कि माइक ऑन हो गया है। अच्छा, उसके टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी सोशल बायस। ये क्या है? इन ग्रुप बायस भी हो सकता है, देन आउट ग्रुप जो हार्म करने की टेंडेंसी है वो भी हो सकती है, और ये वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, या किसी और की सपोर्ट में या किसी के डिसफेवर में कुछ भी हो सकती है। तो एक तो सोशल बायस है। दूसरा डिसीजन मेकिंग। तो इस जो ये डिसीजन मेकिंग है एट द लेवल ऑफ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है मुझे। तो जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है, यहाँ पे भी जो है ये टूल्स, ये वाला यूज होता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। देन इज द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आपको याद होगा, अंग्रेजों के टाइम में वो बोलते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, दैट वाज एन अनटचेबिलिटी। इससे पहले इंडिया में कास्ट सिस्टम के बेसिस पे अनटचेबिलिटी थी। अंग्रेज चले गए, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया, वो वाली अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म होगी। बट स्टिल एट द लेवल ऑफ द कास्ट अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्टिंग, और बड़ी बुरी तरह से ये एग्जिस्ट कर रही है। और
अगेन ये बहुत फॉर्म्स में है, ओवर्ट और डायरेक्ट भी है, ठीक है, सटल, अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक भी है, एंड देन इज द सोफिस्टिकेटेड अनटचेबिलिटी। एंड ये जो है, जो सोफिस्टिकेटेड अनटचेबिलिटी है, ये बहुत, जिसको बोलते हैं ना, बहुत, ये भी एक माइक्रो एग्रेशन है ये, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स जो है ये इस चीज को रिवील करती है। अदरवाइज देर आर सोसाइटीज की जहां ये नहीं है, जहां ये कम है, जहां ये ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो डेटा शो करता है कि यस, ये जो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये बहुत, जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा फ्यूरियस फॉर्म में, ये फ्यूरियस बट इनविजिबल फॉर्म में जो है ये एक्सप्रेस हो रही है। देन इज द ब्रेन हैमरिंग। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी ब्रेन हैमरिंग। व्हाट इज ब्रेन हैमरिंग? मेरे मुताबिक ब्रेन हैमरिंग क्या है? एक्चुअली जितना भी एक्सप्लॉयटेशन का ये मैकेनिज्म है, इसमें जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक तो शोषक और एक शोषित, एक्सप्लॉयटर एंड द एक्सप्लॉयटेड वन। ये जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा पूरा जो है वो ब्रेन के थ्रू जो है ये सारा ऑपरेट होता है, हमारा जो ब्रेन है। और ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज हाईली न्यूरोबायोलॉजिकल एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैकेनिज्म आई विल से। और इस पे ध्यान देना भी जरूरी है, इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि जो हमारे तीन सिस्टम में क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ लोग साइंस के भी होंगे और कुछ नॉन साइंटिफिक भी होंगे, तो मैं इन बातों में नहीं ज्यादा जाऊंगी, पर फिर भी तीन नाम मुझे लेने पड़ेंगे। हमारे ब्रेन का जो पोर्शन एमिगडाला है, देन हमारा जो मीजोलिम्बिक सिस्टम है, एंड देन हमारे जो न्यूरल सर्किट्स हैं, इनके थ्रू ये ऑपरेट हो रहा है। और ये जो है ये एक तरह से जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ही सिंक्रोनाइज्ड वे में जा रहा है, लोगों को महसूस नहीं होता, बट इट इज गोइंग। तो ये दोनों पार्टीज जो प्ले कर रही हैं यहाँ पे ब्रेन के लेवल पे जो ये एक्टिविटी है, इसको हमें जरूरी है समझना, क्योंकि ये फिजिकल इज वन थिंग, सोसाइटल इज अनदर थिंग, बट ये जो मानसिक है इसको समझना बहुत जरूरी है। और काफी सारी स्टडीज भी अब चल रही हैं, और मुझे तो लगता है मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इसको स्टडी करना चाहूंगी। तो ब्रेन हैमरिंग ये है कि आपको मेंटली इनकैपेसिटेट कर दिया जाता है, आपको मेंटली इनकैपेसिटेट कर दिया जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे यस इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस। तो आप ब्रेन्स आर, मैं हमेशा कहती रही हूँ किसी भी फोरम पे या किसी भी बात की, हमारे जो ब्रेन्स हैं दे आर वेरी प्रेशियस। वो ना तो हमें शोषक बनाए ना हमें शोषित बनाए, क्योंकि हर चीज की ना डिसएडवांटेज है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ब्रेन इज प्रेशियस एंड लेट नॉट द हैमर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डैमेज इट, क्योंकि जब ये डैमेज होता है आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर होता है, एंड इट इज लीडिंग टू अ वेरी थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ टॉपिक पे, शायद अगर टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। और ये एक क्रॉनिक स्ट्रेस में सोसाइटी हमारी जारी है, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन का एक मेंटल स्ट्रेस है। तो जिसको हर किसी को लग रहा है कि मैं एक लेवल पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि वी आर नॉट इनफ एडुकेटेड टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो प्रोसेसेस ये हैं क्या, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है सबको। जो जो जिसको जैसे आप सोचो कि जेंडर है या कास्ट है या इवन थर्ड जेंडर रखिए आप, सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ मैं थर्ड जेंडर का। तो ये क्रॉनिक जो स्ट्रेस है, इससे हमारी कैपेबिलिटीज बहुत अफेक्ट हो रही हैं, और हम वायलेंट भी शायद हो रहे हैं। तो हमें इस पे सोचने की जरूरत है। ब्रेन हैमरिंग वो बोली, तो आपके ब्रेन्स प्रेशियस हैं, इवन इफ समबडी ट्राइज टू इंस्टिगेट, तो इंस्टिगेट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई इंफीरियर या सुपीरियर फीलिंग देने की कोशिश करता है, इसमें दो ही चीजें होती है ब्रेन हैमरिंग में। क्या है कि किसी को सेंस ऑफ प्राइड दे दी जाएगी, किसी को सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी दे जाएगी, सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन दे दी जाएगी। बट ये आपके बस में नहीं है कि आपको कोई सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन ना दे। द अदर पार्टी जिसने जो करना है वो करेगी, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, एंड यू हैव टू लर्न दैट। और वैसे ही सेंस ऑफ प्राइड, ये भी आपके बस में नहीं है। कोई आपको सेंस ऑफ प्राइड दे रहा है, जी यू आर फ्रॉम सच अ फैमिली, यू आर ऑन अ बिग पोस्ट, यू आर समथिंग एंड समथिंग, तो ये भी आपके पास में बिल्कुल नहीं है। बट यू विल हैव टू डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम दैट, ताकि बैलेंस बने, और हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस चीज को। तो ब्रेन हैमरिंग जो है, अच्छा, देन ब्रेन हैमरिंग के साथ एक चीज और है जो प्ले होती है, वो दैट इज साइकिक नंबिंग। व्हाट इज साइकिक नंबिंग? साइकिक नंबिंग ये है कि सपोज हमारे आसपास कुछ हो रहा है, सपोज मेरा कोई पड़ोसी है, उसको किसी ने मारा, ठीक है,
एंड आई एम वेरी फ्यूरियस एंड मैं उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करूंगी, ठीक है। और उसी सेंस में मेरा कोई दूसरा पड़ोसी है, उसके लिए उसको उससे शायद हो सकता है उससे भी बड़ा जुल्म उसके साथ हुआ हो, लेकिन मुझे लगेगा कि नहीं यार इसको मुझे नहीं बोलना, हम तो मेरी उसके प्रति साइकिक नंबिंग है। वैसे सोसाइटी में है, जैसे कि वुमेन वायलेंस है, आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके लिए हमारे इसमें बहुत ज्यादा साइकिक नंबिंग है। हर किसी को लगता है कि नहीं इट्स समथिंग, मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर औरत अगर एक आदमी को मारती है शायद, तो ये एग्जाम्पल उल्टा भी हो सकता है, मतलब आई एम नॉट दैट स्पेसिफिक, जस्ट एक्सप्लेन करने, तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो किसी के लिए आप नम हैं, किसी के लिए आप बहुत सेंसिटिव हैं, लैक ऑफ एम्पथी भी है साथ में। वैसे ही पर्टिकुलर जैसे किसी किसी एक इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ कुछ होता है तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक बेचारा गरीब पिट जाता है तो कोई खड़ा नहीं होगा। एक प्रिविलेज्ड कास्ट के आदमी के साथ कुछ होता है तो पूरे लोग साथ चल पड़ेंगे, लेकिन एक छोटी कास्ट के या अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट के या छोटे स्टेटस के बंदे के साथ कुछ होता है तो नहीं बोलेंगे। सिमिलरली मैं बात बताऊं, एज, बच्चों के साथ जैसा है, आम बात है, बच्चों को हम उतनी सीरियसली लेते नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम एक बार अपनी कार में जा रहे थे और मेरा बेटा पीछे बैठा था, तो हमारे साथ कोई और भी थे साथ में, वो हाथ में कूड़ा लेके जा रहे थे, लिफाफा, और उन्होंने लिया और सड़क किनारे फेंक दिया, एंड माई चाइल्ड ऑब्जेक्टेड टू इट। और मैंने उसको डांटा कि बेटा आंटी को ऐसा नहीं बोलते, लेकिन वो उसने घर आके मुझे बताया कि मम्मा ऐसे कैसे हो गया, आप तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, क्योंकि आंटी बड़ी हैं इसलिए आपको लगा कि उनका एक्ट जो है इट्स अ वाइज एक्ट और इट कैन बी टेकन, इट कैन बी एक्सेप्टेड, बट मैं छोटा हूं तो अगर मैं ठीक भी बात कर रहा हूं तो यू इग्नोर्ड मी। तो तो मुझे एहसास हुआ कि यस वी आर डूइंग इट। हाँ, तो हमें एज के प्रति भी, मतलब ये वाला भी एक फैक्टर है, हालांकि इसमें मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको कभी डिफरेंट इस पे बात करेंगे। तो हम इन लेवल्स पे करते हैं, तो ये जो साइकिक नंबिंग है हमारी, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल हमें पोलराइज करने में या उस करने में प्ले कर रही है। देन आफ्टर साइकिक नंबिंग एक फैक्टर शायद मैंने और रखा है, एंड दैट इज मनी, कि अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छा धन है, तो और आपका स्टेटस रहता है, अगर आप निर्धन हैं तो भी आपके साथ कई जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं वैसे, बट मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, जैसे सेक्सुअल वायलेंस है, चाइल्ड लेबर है, देन एब्यूज है, देन हायरार्कियल फैक्टर हैं कि जहाँ आप ऊपर वाली पोस्ट पे होते हैं वहाँ नीचे वालों को एक्सप्लॉयट करते हैं, तो फिलहाल उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी तक एक्चुअली इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। हो सकता है मैं जो आप प्रेजेंट कर रही हूँ इट माइट नॉट बी वेरी परफेक्ट, इट स्टिल हैव स्कोप फॉर मेनी इंक्लूजन्स एंड आई विल वेट फॉर योर फीडबैक्स। तो व्हाट आई हैव डन की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ मैं, तो मैंने ऐसे किया है कि बेसिक मैथ है, प्लस माइनस है, नथिंग एल्स। कोशिएंट आप समझते होंगे अगर, तो मैंने एक एक्सप्लॉयटेशन कोशिएंट डिवाइस करने की कोशिश की है, एक रफ सी कोशिश है, एंड इट इज वेरी प्रिलिमिनरी, कि जिससे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, करें ये एक्सप्लॉयटेशन को, कि कोई बोलता है ज्यादा हो रही है, कोई बोलता है कम हो रही है, यहाँ ज्यादा, यहाँ का कोई फैक्टर नहीं है, वी आर वेरी वेग इन एवरीथिंग, मतलब हम समझते हैं बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस, तो ना तो एक्सप्लॉयटर के लेवल पे ना एक्सप्लॉयटेड के लेवल पे। और थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशन यही है कि सेम ही पार्टी कभी एक्सप्लॉयटर होती है और कभी वो होती है, तो इसमें मैथमेटिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मैंने वर्कआउट किए हैं। तो दो तरह की डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताई, एक नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। तो आइडियली जो नेगेटिव एक्सप्लॉयटेशन और पॉजिटिव एक्सप्लॉयटेशन का जो सम है वो 0 होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो यही है। और वो तभी हो सकता है व्हेन नेगेटिव जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के न्यूमेरिकली इक्वल हो, ठीक है, या फिर दोनों ही 0 हों। तो मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, आई एम सॉरी मैंने कहाँ लिखा था, लेट मी सी, हाँ। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन कोशिएंट है, मैंने वैल्यूज दी हैं, जो आपको मैंने डिस्क्रिमिनेशनली टूल्स जो आपको बताए, मैंने उन टूल्स को वैल्यू दे दी है, 6 के 6 टूल्स एंड डिस्क्रिमिनेशनली टूल, सोशल बायस, देन डिसीजन मेकिंग, अनटचेबिलिटी, ब्रेन हैमरिंग, साइकिक नंबिंग एंड मनी, और इनको मैंने 100 मार्क्स दिए हैं, 100 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दिए टू ईच, और टोटल अगर इनका कर दें तो 600 आता है सारे का। वैसे ही जो मेरे प्लेयर्स हैं 4, उनको मैंने 1 रखा है,
1 2 3 4, वो इसलिए कि डिफरेंशिएट करने के लिए आप 100 भी दे सकते हैं, ये भी बराबर देनी है, बट मैं 1 रख रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो जो टोटल प्लेयर्स हैं वो 4 हैं। तो मेरा जो एक्सप्लॉयटेशन कोशिएंट है तो वो है, उसकी मोटा मोटा फॉर्मूला है डी वैल्यू इंटू 1 बाय प्लेयर वैल्यू। तो डी वैल्यू है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टूल्स, डिस्क्रिमिनेटरी टूल्स किसी के लिए कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। सपोज किसी के लिए 3 कर रहे हैं, उसके लिए जो उसके अगेंस्ट जो टूल हो रहा है, सपोज दैट इज सोशल बायस, पॉलिटिकल बायस एंड अनटचेबिलिटी, 3 टूल यूज हो रहे हैं, लेकिन किसी के लिए हो सकता है 2 ही यूज हो रहे हो। तो वो जितनी वैल्यू मेरे टूल्स की आएगी उसको प्लेयर वैल्यू से मैंने डिवाइड करना है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन इस पे जब मैंने वर्कआउट किया तो मैंने देखा कि जब इन वैल्यूज को करने लगते हैं तो एक आइडियल, जिसको इसको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज दी हैं फिलहाल, क्वांटिफाई जरूर किया है, तो इधर इट कैन बी 0 और 100, इट कैन बी इधर 0 और 1, इनको मैंने बीच की वैल्यूज फिलहाल नहीं दी हैं। तो इसको जब मैं क्वांटिफाई किया तो मेरा जो एक्सप्लॉयटेशन कोशिएंट है वो मिनिमम 0 जो आता है वो आता है कि जब ये जो प्लेयर्स हैं रीजन, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये सारे आपके फेवर में हैं, ठीक है। तो आपका एक्सप्लॉयटेशन कोशिएंट जो है 0 है, जो कि आइडियल है। देन एक मैंने एक्सट्रीम वर्कआउट किया कि सबसे ज्यादा क्या है, तो मैंने जब थर्ड जेंडर के लिए किया है तो वो इनफाइनाइट आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। और बीच में फिर जैसे आप ले लेते हैं कि डिफरेंट सेक्शंस हो जाते हैं कि कोई माइनॉरिटी रिलीजन का है, कोई मेजॉरिटी रिलीजन का है, देन वो उसका सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, उसकी रिचनेस क्या है, तो उस पे डिफरेंट वैल्यूज हैं हर किसी के लिए। मेरे ख्याल से 1-2 वैल्यूज मैंने यहाँ लिख रखी हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, ये मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया था इसमें किया तो मैंने बहुत पर लिखा था। ये अगर मैं आपको कुछ दिख पा रहा है तो इस तरह की कैलकुलेशन है ये, आई डोंट नो कि शेयर हो पा रहा है कि नहीं। देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं, शायद नहीं देख पा रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह की कैलकुलेशन है कुछ, अगर आप देखें आप हाँ, अभी दिख रहा है, इसी तरह से करना, जो ऊपर ये 100 + 100 + 100 है ना, ये सर डी वैल्यूज हैं, डिस्क्रिमिनेशन टूल वैल्यू, और नीचे प्लेयर वैल्यू है, इस तरह से। तो ये मैंने कुछ ही वैल्यूज सबकी वर्कआउट की हैं। सपोज हम कंसिडर करते हैं कि एक आदमी है जो मेजॉरिटी रिलीजन से आता है, रीजन उसके फेवर में है और वो रिच है, उसकी जो प्लेयर वैल्यू होगी उसकी 3 हो जाएगी, 3 नहीं उसकी 4 हो जाएगी, ठीक है। और कास्ट भी अगर प्रिविलेज्ड है तो उसकी 4 हो जाएगी। कोई अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट से आता है तो उसकी प्लेयर वैल्यू 3 हो जाएगी। और वो फीमेल भी है सपोज, तो फीमेल है तो फीमेल के प्रति हमारा सोशल बायस होगा 100, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डिसीजन मेकिंग 100, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट जाएगी। अनटचेबिलिटी, अगर वो फीमेल प्रिविलेज्ड क्लास से है तो अनटचेबिलिटी उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो अंडर प्रिविलेज्ड से है तो उसको अनटचेबिलिटी भी जाएगी। देन इज द ब्रेन हैमरिंग, हर फीमेल के लिए होगी। साइकिक नंबिंग होगी, चाहे वो किसी भी सेक्शन से आ रहा है। देन मनी, ठीक है। तो अगर सपोज किसी की वैल्यू 600 आ रही है और उसकी फेवर में 3 प्लेयर्स हैं तो उसका 200 क्वोशिएंट आ जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट वैल्यूज हर क्वोशिएंट की है। तो जितने भी प्लेयर्स ज्यादा आते जाएंगे, टूल आते जाएंगे, तो वो ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसे गणित से जोड़ना क्यों आवश्यक है? हाँ, इसे गणित से जोड़ना मुझे आवश्यक लगता है कि इस तरह से मैं क्वोशिएंट को जो है वर्कआउट कर सकते हैं, इट विल गेट सिंप्लीफाइड। इसलिए जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिनमें एक फैक्टर आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में 3, ये लेयर्स जो है वो जरूरी होती जाएंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स की बात की, स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? स्टैटिस्टिक्स का भी यही इंपॉर्टेंस है ना कि जहां भी एक एब्रप्ट वो है, वो जो मैं परसीव कर रही हूँ, मैं क्या परसीव कर रही हूँ, जो मेरे अराउंड है, आप परसीव कर रहे हैं जो आपके अराउंड है, कोई और परसीव कर रहा है जो उसके अराउंड है, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है वी नीड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर दैट। इसीलिए मैं शायद डिवाइस करने की कोशिश कर रही हूँ।
और मेरा एक सवाल था। जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो इसका जी। जो रिलेशनशिप है तो एडिटिव हो, मतलब जोड़ वाला हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो इसको जब हाँ, हम हाँ, बिल्कुल, एडिशन करते हैं थोड़ा एग्ज़ैक्टली, लीनियर, बिल्कुल। तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, क्या-क्या है इसके जो हो लिमिटेशंस सकता है है। उसपे? मैम जी। ये तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता जैसे है, बिल्कुल कास्ट हो एक सकता ओवर है। आर्किंग मतलब एक ये रखता है, उसको सबको बिल्कुल। इक्वल अगर हम असाइन करते हैं, और जैसे कि कोई ये एक सवर्णा वुमेन है, तो उस पे भी हुँ। जेंडर इसी तरह से नहीं काम करता है जैसे दलित वुमेन के लिए जेंडर काम करता बिल्कुल, है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सवर्णा वुमेन दलित पुरुष के अत्याचार से लगभग वंचित है। दलित पुरुष सवर्णा वुमेन पे अत्याचार नहीं कर सकता है जिस तरह का सोशल बनावट है, लेकिन सवर्ण पुरुष दलित वुमेन पे भी अत्याचार कर सकता है, सवर्ण वुमेन। इसलिए सवर्ण वुमेन का जो जेंडर के हिसाब से अत्याचारी क्लास है, एक्सप्लॉयटेटिव, इसलिए जिसको मैं ऑपरेसिव करना ज्यादा पसंद करूंगा, जो उत्पीड़ित क्लास है, वो हुँ। छोटा सा है, सवर्ण पुरुष है। लेकिन एक इस दलित वुमेन को सवर्ण पुरुष भी परेशान करता है, दलित पुरुष, तो उसका जो शोषण का ग्रुप, तो दोनों को अगर जब हम इक्वल असाइन करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो नहीं, सकता नहीं, है, उस इक्वल पर असाइन अगर आप नहीं, कुछ डिस्कस इक्वल करती तो ज्यादा नहीं, अच्छा नहीं। होता है। हाँ, हाँ, इक्वल असाइन नहीं करते हैं सर, मैंने तभी आपको पहले बोला कि जो सेक्सुअल वायलेंस है, मैंने इसको उससे बाहर रखा है, चाइल्ड अब्यूज को भी बाहर रखा है, उससे एक्सपोनेंशियल जाएगा। उसमें अभी जी ये जी। चीज तो आई ही नहीं है। आई सेड कि उस प्लेयर को मैंने, उस टूल को भी मैंने डाला ही नहीं है। अभी तो मैं उस टूल के ही बगैर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल चीज है, बहुत सिंपल है शायद, लेकिन किसी के लिए हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। जब मैथमेटिक्स में हम चलते हैं ना सर, तो पहले प्लस सीखते हैं, माइनस सीखते हैं, तो एग्जैक्टली जो ये इसके लिए भी मैंने प्लेयर ज्यादा डाले जैसे ही नहीं है। दिस जस्ट एन मैंने एक एग्जाम्पल। मैं थर्ड जेंडर से एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जितने भी हम्म। थर्ड जेंडर के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारे थर्ड जेंडर के जितने अध्यक्ष बने सब ब्राह्मण बने। तो थर्ड जेंडर के अंदर भी कास्ट काम कर रहा है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है अध्यक्ष थर्ड जेंडर का, अगर उत्तर इसमें ले, तो इसकी कोई मुखर्जी है अगर बंगाल में ले, तो आप देखेंगे हम्म। बिना अपवाद के जितने भी राज्यों में थर्ड जेंडर के बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन है सबके अध्यक्ष ब्राह्मण है। तो कास्ट बिल्कुल, एक ओवर आर्किंग कैटेगरी का काम कर रहा है, तो बिल्कुल। उसको ज्यादा वेटेज पॉइंट अपॉइंट करना, ये मेरी निजी राय है। नहीं, निजी राय नहीं, आपकी राय है, इसमें कुछ नहीं, यही 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 मैं बात कर रही हूँ कि दिस इज द क्योंकि ट्रूथ। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सारे थर्ड जेंडर होने के बावजूद उनके जब अध्यक्ष बनने की बात आती है तो कोई ब्राह्मण बनता है, और ये एक फैक्ट है। आप लक्ष्मी नारायण नहीं, त्रिपाठी नहीं, देख मैं लीजिए जो गुजरात वाला है, और वो आरएसएस के, और वो जो एकदम पितृ सत्तावादी संगठन जिसको माना जा सकता है उसी से वो जुड़ा हुआ है, उनको महामंडलेश्वर भी बनाया गया है। इसी तरह जो हमारी मुखर्जी है एक थर्ड जेंडर के अध्यक्ष है, बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी दक्षिण हम्म। पंथी ऑर्गेनाइजेशन जो पितृ सत्ता, तो इसका मतलब जेंडर बायस उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तभी तो वो जुड़ी हैं, उनके लिए अपना कास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसीलिए फैक्टर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंटरैक्ट करता है, जेंडर और कास्ट को हम अलग अलग जो जोड़ रहे हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, तो उसको इस तरह जोड़ने की बिल्कुल, जो बिल्कुल। प्रॉब्लम है। नहीं, नहीं, ये इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए क्वांटिफाई करने की कोशिश है, इंटरडिपेंडेंट जी है, जी मैं जी। मान रही हूँ ना, मैं नहीं नहीं, स्टैटिस्टिक्स की बहुत बात क्यों अच्छी ला रही कोशिश हूँ। आपने की। हाँ। क्वांटिफाई करने से कोई चीज, एक आदमी ने सवाल किया क्यों जरूरी है, तो मैं भी उसका उत्तर देना चाहूंगा कि जब हम लोग, जो आपने बहुत अच्छा कहा कि परसेप्शन के आधार पे हमको जो लग रहा है, फीलिंग के आधार पर जो हम बोलते हैं, तो वो वस्तुनिष्ठ और रियलेबल नहीं होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्वांटिफाई और स्टैटिस्टिक्स की जरूरत ही इसलिए होती है कि जो हमारा निष्कर्ष हो रियलेबल हो, विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो, वैज्ञानिक हो। इसलिए आपके क्वांटिफाई करने के प्रयास को मैं बहुत, और पहला जो प्रयास होता है उसमें कई सारे वो हो सकते हैं, लेकिन ये इटरेटिव प्रोसेस होता है, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड रिफाइनमेंट चलता रहता है जो हमारा और वास्तविकता के नजदीक का। तो चूंकि आपने पहली बार, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा प्रयास किया है, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। तो इस पहली मैं एक सजेशन के हिसाब से, एक शिकायत के हिसाब से मैं बिल्कुल, इन बिल्कुल, नहीं, लिमिटेशन नहीं, को सामने बिल्कुल, नहीं ला रहा मैं हूँ, यही बोल ताकि रही हूँ, और मैं यही रिफाइन किया जा सके इस मॉडलिंग को। ये मैथमेटिकली मॉडलिंग है मेरे हिसाब से, तो इसको और रिफाइन कर एग्जैक्टली। सके, ये एक सामूहिक काम है। और मैं आपके प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि किसी ने प्रयास तो किया इसको क्वांटिफाई करने का, कि डिफरेंट जो फैक्टर हैं, जिसको किम्बरले वगैरह ने इंटरसेक्शनलिटी बोला, कि इंटरसेक्शन है, एक दलित भी है और स्त्री भी है, तो उसकी पीड़ा ज्यादा है, वो दोनों बिल्कुल, बिल्कुल। भुगतती है, तो उस इंटरेक्शन पे स्थित लोगों को इस क्वांटिफिकेशन से काफी फायदा होगा कि उनके एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन को हम ज्यादा सटीक दृष्टि से देख पाएंगे, जो फीलिंग और भावुकता के दृष्टि से अलग
एक समाज वैज्ञानिक Yes. सोशल साइंस की दृष्टि से देख पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका और इसमें सब लोग सहयोग करें, मैं भी मतलब इसमें सहयोग करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि मेरा तो अनुभव भी इतना नहीं है, अध्ययन भी आप लोगों जितना नहीं है, लेकिन ये मैंने कॉम्प्लिकेशन देखी है कि जहां भी कोई बात होती है मैं अपनी परसेप्शन से बात करूंगी, कोई और अपनी परसेप्शन से, कोई, लेकिन जब ये क्वांटिफिकेशन हो तो हमारे पास एक थोड़ा सा डेटा आएगा और हम इनपुट्स तो हमेशा ही वेलकम है। और मैं तो बल्कि चाह रही थी इसको और थोड़ा सा रिफाइन करती, बट मुझे जब शैली जी का इनविटेशन आया तो मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जहां मुझे इसे रखना चाहिए, और ये अपना अपने देश का प्लेटफॉर्म है तो क्यों ना रखा जाए अपने लोगों के बीच में सारा जो है। और बाकी नहीं, मैं मान रही हूँ मैंने सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल वायलेंस पे एक्चुअली मैं अभी वर्कआउट ही नहीं कर पाई हूँ, मेरे दिमाग में भी इतना खुद कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है कि मैं अभी तक उनको एनालाइज नहीं कर पाई हूँ डेटा को ठीक से। तो इसलिए मैंने अभी तक, मैंने पहले ही सॉरी कहा कि मैंने चाइल्ड लेबर है, जैसे अब्यूज है, इसको मैंने अभी शामिल ही नहीं किया है, क्योंकि इससे और भी ज्यादा लेयर्स आ जाती हैं और भी ज्यादा वही, अगर मैंने वही कंपैरेटिव एग्जांपल दिया आपको अनटचेबिलिटी के, उसके लिए भी कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इसमें, और दलित्स एंड वेमेन्स आर नॉट अलाउड, या दलित इज नॉट अलाउड, शूद्र इज नॉट अलाउड, इन दोनों चीजों में कहाँ डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस शायद टाइम का है और कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, तो मैं उसको एक ही नजर से देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश तो की है, और मुझे ये लगता है कि जो एक्सप्लॉयटेशन मैकेनिक्स है, इसको जब तक हम अपने स्कूल सिलेबस में शामिल नहीं करेंगे, अपने छोटे बच्चों के शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो ब्रेन हैमरिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेन हैमरिंग हो रही है, सोसाइटी कर रही है, पेरेंट्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और ये हर तरह से हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि मेरे घर के पास कुछ बच्चे हैं, तो वो मेरे से एक दिन डिस्कस कर रहे थे किसी बात के लिए, तो दे सेड कि आंटी अगर हम करना भी चाहें तो हमें हमारे घर वाले जो है ऐसा करना अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हालांकि हम जानते हैं कि अच्छी बात है। तो मतलब बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों के पास इतना वो एक आउटलेट चाह रहे हैं कि वो भी खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि ये चीज जो है कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है कि उन बेड़ियों को महसूस नहीं कर रही है, वो भी कर रही है, अंडर प्रिविलेज तो ऑलरेडी खैर है ही। तो हमें जो है, मुझे लगता है कि बच्चों को ये हमें जानकारी देनी चाहिए, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि ना तो वो एक पक्ष में हो ना दूसरे, वो अपना एक विजन डेवलप करें। बाकी मैं ना क्वेश्चंस शायद देख नहीं पा रही हूँ, मैं पहली बार यहाँ लाइव हुई हूँ, तो अच्छा आपके सुझाव तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है, मैं थोड़ा सा कहीं और देखती हूँ शायद। ये मुझे स्क्रीन पे ही दिखेगा सर? हाँ जी, स्क्रीन पे आएगा। अच्छा मैं अगर कोई मुझे दिखता है तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। अच्छा, एक नहीं, कपिलेश, ज्यादातर लोग एप्रिसिएशन मतलब एप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका सुझाव और प्रश्न नहीं है, एप्रिशिएट किया। जैसे पारितोष राय ने बोला है कि बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा प्रयास। कपिलेश प्रसाद बोल रहे हैं कि अहम टॉपिक, ऐसे मंचों से इस तरह के टॉपिक पर चर्चा बेहद जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ पीपुल आर एप्रिशिएटिव एंड दे आर रियली अपलॉडिंग सच individual which is very new but which is very essential and बट लेकिन they are अगर all कोई किसी ने इंटरफेयर करना, और ये जैसे आपका आपने किया, सुझाव आपको मुझे भी लगता है कोई बहुत पॉइंट है तो आप महत्वपूर्ण लगा बताइए। कि स्कूल के लेवल पे इस सिलेबस पे शामिल करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और ये बहुत ही उपयोगी हो सकता है अगर पाठ्यक्रम के स्तर पर शामिल किया जाए तो। बच्चों बिल्कुल, को और सेंसिटाइज किया जाए, जेंडर, कास्ट, रीजन के हिसाब से भी काफी होता है। और मैंने भी पाया है कि मैं हरियाणा में सफर कर रहा था, तो बिहार का होने के नाते कंडक्टर ने मुझे खुचरा पैसा वो जो लौटाना था, लौटाने तक से इनकार कर दिया और पैसे नहीं दिए, और काफी मुझे हीन भावना से देख रहा था कि बिहार के लोग बड़े मूर्ख किस्म के होते हैं और इस तरह का एटीट्यूड हरियाणा हाँ, और ये हिमाचल स्टीरियोटाइप प्रदेश में है, भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसा मैं है, थोड़ी, बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें भी सेंसिटाइज होना, क्या पता हम भी करते हो किसी के साथ, बिल्कुल। और करते तो हैं, है आपने ना? ये तो चार मैं तो चार चार जो चुने हैं बहुत महत्वपूर्ण चुने हैं कि रीजन और एक जो मनी और एक कास्ट और एक जेंडर, ये चार ऐसे काफी फैक्टर्स हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर यू हैव आइडेंटिफाई। आई एग्री विद दिस। ये सबसे ज्यादा थैंक काम यू। करते हैं, रीजन, जेंडर, मनी और कास्ट। हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन, जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बाद मैं पॉजिटिव का भी थोड़ी सी 5 मिनट आपके लूंगी, पॉजिटिव पे भी बात करूंगी, व्हाट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन के मामले में हम बिल्कुल सेंसिटाइज नहीं, हमारे कहीं स्कूल में नहीं लिखा होता है कि जेंडर वाला भेदभाव नहीं करना है,
या थर्ड जेंडर के साथ नहीं करना है, या लड़कियों कहीं कहीं आपको कोई लॉ नहीं लिखा मिलेगा, स्कूल के बाहर होना चाहिए मुझे लगता है। वैसे जो अनटचेबिलिटी का लॉ है कहीं किसी स्कूल के बाद डिस्प्ले नहीं होगा, किसी कॉलेज के बाद, जैसे कि हम क्लिनिक्स में पीएनडी एक्ट है हम बाहर लगाते हैं, हमारे अब इवन अब जानवरों के केस में भी हमारा जो क्रुएलिटी एक्ट है हम बाहर लगाते हैं, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब इंसानों की बात आ रही है, हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी की बात आ रही है, तो कहीं भी नहीं है। तो मुझे लगता है छोटी छोटी कोशिशें जो है कहीं हमें एजुकेशन सिस्टम में डालने की जरूरत है। और दूसरा ये कि हमें पढ़ने की जरूरत है बहुत ज्यादा। वी शुड, कल शायद मैंने आपको सुना था जय साहब जब आप बात कर रहे, तो मुझे लगता है हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत है, चाहे वो दलित लिटरेचर है, चाहे वो वेस्टर्न है, चाहे किसी भी लैंग्वेज का है, चाहे वो धार्मिक है, क्योंकि जब तक हम सब चीजों के थ्रू होंगे ही नहीं तो हम वो बात ला ही नहीं पाएंगे। व्हाट अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर ट्राइड, वो हम उसको हम सेंसिटाइज हो नहीं सकते और हम उसके अंदर एनालाइज ही नहीं कर सकते मुझे लगता है। तो वहां कहीं ना कहीं जो है ये वाला फेल हो जाता है। एक एक्चुअली कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मेरे को एक्चुअली एग्जैक्टली भूल गया वो, तो मेरे को पढ़ के ही करना पड़ेगा, डॉक्टर अम्बेडकर का, जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। सबसे ज्यादा इम्प्रेस जो मुझे किया है वो है कि इनकलकेटिंग माइंड वाला, हाँ, यस, कल्टिवेशन ऑफ द माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हमें अपने से बाहर निकल के भी देखना पड़ेगा, और वो बहुत जरूरी है। जो अपना आप, जो हमारी इनसाइडर स्टोरी, एवरीबडी नोज इनसाइडर प्रेजुडिसेस, एवरीबडी, हम क्या करते हैं हमें पता है, हम कहाँ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, लेकिन हम अपने से बाहर निकल के भी एक दुनिया को व्यू करें तो मुझे लगता है कि हम कहीं एज ए सोसाइटी कुछ ना कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मुझे डॉक्टर अम्बेडकर का जो बहुत अच्छा लगा वो था कि वो जो उन्होंने कम्युनिटी की प्रोग्रेस की बात की, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच विमेन हैव अचीव्ड। तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है, ये भी जो है ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पे, हाँ ये मैं जरूर बोलना, जब मैंने नेगेटिव की बात की और पॉजिटिव की नहीं बात की सर, तो ये अधूरा रह जाएगा। तो व्हाट इज नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पे काफी बात होगी, मैं पॉजिटिव पे जाऊंगी। उसमें क्या है कि पॉजिटिव में ये है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन को प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जहां पे जो फैक्टर्स हमारे नेगेटिव हैं उनको हमने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, हमने, नॉट मी बट जो भी आज तक प्रयास हुए हैं उनके, मैं तो सिर्फ कॉपी करके आपसे, जैसे हमारे रीजनलिज्म की बात करते हैं, एक प्लेयर्स के साथ हम एग्जाम्पल करते हैं, तो रीजनलिज्म में जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन ये है कि आपको रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, आपको अंडर पावर किया जाता है, जज किया जाता है। लेकिन उसका पॉजिटिव क्या, हमने एक टूल डिवाइस किया है, स्टेट कोटा, रीजनल कोटाज है हमारे, ट्राइबल कोटाज, स्टेट कोटाज, तो दैट इज द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो हमने टूल डिवाइस किया नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को न्यूट्रलाइज करने की। यहाँ पे ये मैथमेटिकली जो कंपटीशन है उसका अंडरस्टैंडिंग की बात आती है कि आप -d को +d से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ई फैक्टर, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। फिर देन आता है जेंडर, तो जेंडर में भी हमने काफी विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स चलाई हुई हैं, एंड नाउ विमेन कोटा इज आल्सो देयर, कई जगह पे है 33% और सो। तो ये एक टूल है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टूल है विमेन कोटा। देन इज द रिलीजन, रिलीजन में हम, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स हैं एक पॉजिटिव उसका वो है। देन हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, शायद माइनॉरिटी कोटा भी होंगे, बट मुझे इतना ज्यादा अभी मैं नहीं बोल सकती क्योंकि हैवंट स्टडीड मच। देन कास्ट का कोटा है, ट्राइब का कोटा, कास्ट ट्राइब पे भी हमारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। ट्राइब को मैं कास्ट में ही इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि आदिवासी और जो ये हमारा शेड्यूल्ड कास्ट है ये साथ ही चलती है ऑलमोस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं इसमें, तो जो कोटाज हैं कास्ट और ट्राइब के कोटाज, ये पॉजिटिव डी है, +d है, ये इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। देन इज द मनी, हमारे पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स हैं। देन अब तो हमारे कोटा फॉर द, आई थिंक वो भी आ गया है, पुअर सेक्शन। तो ये सारे +d हैं, ये जो -d को न्यूट्रलाइज करने की +d की कोशिश है। दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई द थिंग्स। तो ये है, मैं बात करना चाहती थी। बाकी स्कोप ऑफ डिस्कशन, स्कोप ऑफ डिस्कोर्स, स्कोप ऑफ, जिसको बोलते कंट्रोवर्सी या एंटागोनिज्म, ये हमेशा है और हर जगह है। और मुझे लगता है कि ये तो मेरी बड़ी प्रीलिम्स की कोशिश है और आप लोगों के मैं फीडबैक चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सबने मुझे जो है वो टाइम दिया। हाँ, ये है कि मैं इस फोरम के लिए, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं किससे क्या बात कर रही हूँ। मुझे कमेंट्स शायद 1 दिखा, 2 दिखे थे, बाकी मुझे पता नहीं चल रहा है बाद में। पवन ठाकुर दिख रहे हैं मुझे समवेयर, आई
observe that we are also so conditioned through social institutions that we are not even aware our actions which are discriminatory. Exactly Pawan, I feel so. लेकिन जब आप सेंसिटाइज इस चीज के लिए हो जाते हैं तो एटलीस्ट आपको करते ही आपको दिमाग में आ जाता है नो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, एटलीस्ट यू कैन करेक्ट द थिंग्स. बट अगर हमारी सेंसिटाइजेशन नहीं है तो हम कभी भी चीजों को समझने की ही कोशिश नहीं करेंगे. करेक्शन तो शायद हो हर किसी के पास में होता भी नहीं है, लेकिन इतनी समझ भी आ जाए तो आई थिंक एज अ सोसाइटी वी कैन प्रोग्रेस. तो नेशन की प्रोग्रेस तभी होती है, एक कम्युनिटी की प्रोग्रेस तभी होती है जब उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले और मिलजुल के वो एक आप देखिए कि वेस्ट में अब क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी क्या स्टडीज आ रही हैं, जो उनकी बिजनेस एनालिसिस जब उन्होंने परफॉर्मेंस देखी है तो जैसे कि डाइवर्स बैकग्राउंड से जब लोग आते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही पैरामीटर पे जज करके अगर हम चीजें करेंगे तो जो अनजज्ड उनकी जो पोटेंशियल है वो टैप नहीं हो पा रहा है. मैं आपको हार्वर्ड का एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास है शायद कहीं, स्क्रीन शेयर हो जाएगी, इससे नहीं होगी. हेलो, आप स्क्रीन देख पा रहे? नहीं, चलो मैं वैसे बोल देती हूँ. तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एग्जांपल है कि उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाज बीइंग sued for allegedly discriminating unlawfully against एशियन एप्लीकेंट्स. तो हमारे जो एशियन एप्लीकेंट्स है नॉट इन हार्वर्ड, बहुत सारी जगह जो है वो एक तरह से उनको प्रेफर किया जाता है, उनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि हमने एशियन एप्लीकेंट्स को लेना है. बहुत सारी अमेरिका की जो बेस्ट नॉन यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे कि हमारे जो लोग हैं वहां पे बहुत होते हैं. तो दैट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और उसको स्यू किया था किसी ने, तो वो केस भी चला है. Racial discrimination is illegal in America except where it is not. Affirmative action policies which discriminate in the favor of members of the disadvantaged groups are widespread in America and many other countries. Critics, including many supporters of the Harvard suite, argue that they should be illegal. तो ये सब जगह चल रहा है कि एक लेवल पे आप कहीं होते हैं, एक लेवल पे आप कहीं होते हैं. एक जगह आप हैं, जैसे सपोज हमारे मेडिकल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस में हमारे जो है वो 80% कोटा जो है सोशल जस्टिस के लेवल पे जो है वो हमारी स्टेट के लिए रिजर्व किया जाता है. तो 80% स्टफ जो है वो ताकि हमारी स्टेट से ही आए. और मैं बताऊं कि इनडायरेक्ट तो शायद हर स्टेट में ये जो एम्प्लॉयमेंट कोटाज है वो इनडायरेक्ट हैं, अगर डायरेक्ट नहीं किसी ने रखे हैं. तो 80% स्टफ जो हमारा स्टेट से वहीं आ रहा है. लेकिन वो भी जब सोशल जस्टिस की, जस्ट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस, वो इतने कॉन्फ्लिक्ट में हैं बेचारे, बच्चे हैं या बड़े हैं, कि यार हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और एक क्रॉनिक स्ट्रेस है, एक फटीग है, आई टेल यू, एंड दे आर द थिंग्स आर बैकफायरिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस है. और दे आर मतलब बहुत ज्यादा ये है. जब वो बात आती है कि कास्ट ट्राइब कोटा की, दे आर ऑन द रोड्स, they say that it is bad. बट यही है कि अगर हमने डिस्क्रिमिनेशन को जीरो करना तो इट विल बी इन प्रिंसिपल, इन ऑल, ओवरऑल हमें करनी पड़ेगी. हमें स्टेट कोटा भी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी लेवल ऑफ इनजस्टिस है. हिमाचल के लोग जब बाहर जाते हैं तो पहाड़िए ट्रीट किए जाते हैं. अगर आप ओवरऑल इंडियन जहाँ पे सपोज आजकल जो है वो ऑल इंडिया एंट्रेंसेस होने लगे हैं, जिसमें उसमें इंडिया, जब आप मेरिट ऑल इंडिया लेवल पे देखते हैं आपकी अलग होती है, जब आप अपनी स्टेट के लेवल पे देखते हैं आपकी अलग होती है, जब आप सपोज ओबीसी लेवल पे देखते हैं अलग होगी, डिसेबिलिटी के लिए कोटा है, SC ST की अलग होगी. तो और वो बहुत डिफरेंस होता है उन मेरिट्स में, बट ये कि जजमेंट की बात ये कि बिकॉज पीपल आर नॉट सेंसिटाइज टू दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो मैकेनिक्स है उनको पता नहीं है. तो जब व्हेन दे अपने आप कोई ले रहा है तो उसको लगता है कि नहीं, इट इज ओके. वो उसको पता ही नहीं है कि यस ये भी मेरे साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के टूल के तहत हुआ है. लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो ही इज ऑन रोड. तो ये चीजें जो है ये इसलिए नहीं है कि कोई वो है. मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं सारे, लेकिन उनके मन में भी ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है. तो शायद इसीलिए चल रहा है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि एक बिग चंक है वो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से. बट वट फॉर इसलिए कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो आई थिंक ये वाली सेंसिटाइजेशन की जरूरत है. जो होना है पता नहीं कब होना है, मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट इस क्रॉनिक स्ट्रेस से सबको उबरने की जरूरत है. और जो ये स्टीरियोटाइप्स है इससे भी हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स चक्कर ये है कि जो एडवांटेज ग्रुप होता है, स्टीरियोटाइप उसके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है, बिकॉज उसको कुछ भी नहीं करना है. सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, सेंस ऑफ मेरिट, मतलब हर कुछ वैसे ही अवेलेबल उसको हो जाती है. लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो उतना ही फिर वो हो जाता है. तो ये वाली चीज बहुत जरूरी है. मुझे लगता है जैसे रिजर्वेशंस की भी बात आती है तो इट्स ए क्रॉनिक स्ट्रेस एक्चुअली. जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है वो स्ट्रेस में है कि मेरे पास है नहीं, जिसके पास है वो बेचारा इसलिए स्ट्रेस में है कि लोग
कास्ट की तरफ से तो आपको डिस्क्रिमिनेट कर ही रहे हैं, ट्राइब की तरफ से तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही आपको आरक्षण होने की वजह से भी कर रहे हैं। तो मतलब इन टूल्स को समझने की बहुत मुझे लगता है कि एक स्ट्रेस बस्टिंग एक्सरसाइज अगर अच्छी होती है और सेंसिटिव, फिर हम शायद क्वांटिफाई करने के बाद हम सोच पाएंगे कि यार क्या है हमारा क्वेश्चन। और जब सब अपना अपना क्वेश्चन वर्कआउट कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि वी विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स हार्मोनियस वो है। और बाकी यह है कि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, ना मेरा फॉर्मूला ना और कुछ, लेकिन एक बस कोशिश है मुझे लगता है कि, और आप लोगों के इनपुट्स अगर मिलेंगे, क्योंकि मैं एक बहुत लिमिटेड सी सोसाइटी से आती हूँ, लिमिटेड सोसाइटी इन द सेंस कि मेरा जिसमें डिपार्टमेंट से आती हूँ दैट्स अ काइंड ऑफ एलियन डिपार्टमेंट फॉर अदर्स है। तो वहां भी मेरा जो स्पेशल सर्कल था, बड़े साल तक तो मैंने औरतें ही नहीं देखी, डिपार्टमेंट में थी बहुत कम, तो इट वॉज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करना, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि जेंडर वाइज भी किस तरह से होता होगा एग्जैक्टली बात करूं तो मैंने नहीं देखा इतना ज्यादा। तो आप लोगों के उन पर इनपुट्स बहुत मैटर करेंगे। अब औरतें हमारे डिपार्टमेंट में आने लगी है तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि यार ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अदरवाइज मेरे लिए सेक्सुअल वायलेंस ये वो जैसे बोलते हैं ना वर्क प्लेस पे, तो आई नेवर सॉ, आई नेवर फेल्ट, क्योंकि औरतें थी नहीं, दो चार औरतें थी अगर, तो उनको एज मेल ही ट्रीट किया जाता था। इवन बोलते भी सर, यहाँ अभी तक लोग सर बोलते हैं। तो मैंने ये देखा नहीं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो, मेरी परसेप्शन जो है वो ओवरऑल सोसाइटी से बहुत डिफर करती है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत स्टडी करने की चीजों को जरूरत है। यही चीज कास्ट उसमें भी है, ट्राइब उसमें भी है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं बाकियों के, रीजन के लिए भी है। और दूसरा फिर आपको जो ब्रेन हैमरिंग वाला पर्सपेक्टिव है, शायद मुझे कभी ये जो बात करते हैं ह्यूमिलेशन की, मुझे शायद फील होती नहीं है, मैं टेल यू, क्योंकि वो साइकिंग नंबिंग शायद मेरी उन इश्यूज के प्रति हो गई है या क्या है, आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता पता कि मुझे कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो मैं रोती नहीं हूँ, या मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे जितना लोग बाकी लोग जैसे एकदम रिएक्ट करते हैं या दे आर सेंसिटिव टू इट, तो आई एम नॉट। तो मुझे इसलिए इनपुट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज आप जरूर इनपुट्स दीजिएगा, और कोई गलती वलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ एडवांस में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और मुझे लगता है टाइम भी हो गया है। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपके कमेंट्स अगर मेरे तक आ जाएंगे तो मैं जरूर उनको आंसर करूंगी। आज मैं शायद नहीं वो देख पाई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से और बड़ी बारीकी से सारी चीज़ों को समझाया, कैसे काम करता है ये चारों फैक्टर। और सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया है। पवन ठाकुर जी ने काफ़ी लिखा है कि इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन कैसे काम करता है और प्रोग्रेस कैसे काम करती है। और बाकी नीलम सूद ने भी वेरी वेल डिस्क्राइब, और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये नया था, एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश थी। किस तरह कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है, जिसको बुद्ध बोलते हैं कि कारण नहीं, कारण समूचे, या पोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज में बोला जाता है कि देयर इज नॉट ए रीजन, देयर आर रीजन्स। कई सारे कारण होते हैं जो मिलकर किसी व्यक्ति के पर्सपेक्टिव और सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। जैसे आपने अपने बारे में बताया, तो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन बड़ा सटल हो जाता है, उसको अनुभव करना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन जैसे आपने अपने केस में बताया, क्योंकि वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसको लेजेज फेयर वगैरह बोलते हैं, कि ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक नहीं, पूरा एक फ्री एकेडमिक साइंटिफिक का है, जिससे आपको अनुभव नहीं हुआ हो। लेकिन इतना तो स्टैटिस्टिक्स जो ऐसे आपने बताया वो सच बोलती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भले ही एक ओवरट लेवल पे या प्रकट लेवल पे नहीं हो, लेकिन आपने खुद ही बताया कि यही सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि वहाँ औरतों की आबादी मेल सोसाइटी से कितनी कम है। आप पहली मतलब वहाँ भेंट थी, और काफ़ी मतलब पहली तो नहीं थी, पहली नहीं आपने थी, पर बहुत कम थी। और पहली डॉक्टर प्रियदर्शनी थी, मैं शायद पांचवी छठी रही होंगी। जैसे भी इससे कोई निष्कर्ष पे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फिर भी कम थी, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि काफी पुरुषों की अपेक्षा कम थी। तो ये जो डेंजर डिस्क्रिमिनेशन है वो ऑटोमेटिक था, क्योंकि समाज में तो आपके इंस्टीट्यूशन में वो रिप्रोड्यूस हुआ। आपके जितने मेल काउंटर पार्ट बोल सकते हैं कि हमने तो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं किया भाई, हमने तो जो प्रक्रिया थी चयन की उसमें पूरा ईमानदारी रखी। लेकिन ये बड़ा जैसे कि ऑटोमेटिक शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बोला कि ये डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिक होता है,
कि जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है वो हर एक इंस्टीट्यूशन में रिप्रोड्यूस करता है, और ये बोलने से काम नहीं करता है कि मैं न्यूट्रल था। न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट, जो ये रिप्रोड्यूस ना हो, इसकी एक आपको सब प्रयास पूरा एफोर्ट करके कोशिश करनी होगी कि औरतें भी आए। जैसे कि आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में अभी लड़कियों के लिए कोटा रखा है जेंडर डाइवर्सिटी के लिए, कि नहीं लड़की हो, उसका कम मार्क्स भी हो तो लड़की का एक, हर एक डिपार्टमेंट में जब आप देखेंगे काउंसलिंग होता है तो एक लड़की का सीट हर डिपार्टमेंट में रखा गया कि 0 लड़की ने, अपने मेरिट से एक लड़की आ जाती है तब ठीक है, अगर अपने मेरिट से नहीं आ पाई तो फिर सबसे लास्ट रैंक जो होता है उस लड़की को दिया जाता है। तो ये सुनिश्चित किया जाता है। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप ही का डिपार्टमेंट क्यों हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। और ये नहीं कि, क्योंकि जो सोशल कैपिटल है, आप हिस्टोरिकली देखना होगा, स्ट्रक्चरली नहीं कि अभी भाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये सालों साल जो आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, तो ठीक उतने ही साल जब तक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो इसको इक्वलिटी नहीं बोलेंगे। जो ये इतने 200 सालों तक डिस्क्रिमिनेशन होता रहा पुरुषों के पक्ष में, तो उतने ही साल स्त्रियों के पक्ष में तब न्यूट्रलाइज होगा, जिसको आपने बोला कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका न्यूट्रलाइजिंग एक एम होता है। तो ये इसलिए महसूस नहीं हो पाता है कि कहीं ना कहीं साइकिक लेवल पे हम लोग उसको कंडीशन हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग। ये डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से बड़े सटल लेवल पर है। ये हो ही नहीं सकता है कि जो आदमी ये सब पढ़ के लिख के वही पितृसत्ता में आया डिस्क्रिमिनेट ना करे, लेकिन हम लोग भी इस तरह कंडीशन हो जाते हैं उसको बर्दाश्त करने का, फील नहीं होता है, लगता है कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, क्योंकि बड़ा सटल सोफिस्टिकेटेड लेवल वो ग्रहण कर लेता है। उसका कोई प्रगट में, जैसे कि मैं मेडिकल फील्ड से ही उदाहरण लूंगा कि एक सिफिलिस करके बीमारी होती है, एसटीडी होती है, जिसको बीडी जिसको बोलते हैं, तो वो देखिए जब सेकेंडरी या टर्सरी स्टेट में जाती है तो उसको आप ब्लड टेस्ट करके भी नहीं पकड़ सकते, उसके लिए बड़ा सेरम टेस्ट करना पड़ता है। तो आपके इंस्टीट्यूशन में भी मेरा मानना है कि निश्चित रूप से डिस्क्रिमिनेशन है, 100% डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन वो टर्सरी स्टेज में चला गया है। जब तक डीप सेरम टेस्ट नहीं किया जाएगा वो ब्लड टेस्ट तो नहीं पता चलेगा। तो जनरली वी आर नॉट एक्वेंटेड कि हम लोग उतने गहराई और सेंसिटाइज। आज के डेट की सिचुएशन ये है कि शायद लड़कियां ज्यादा आ रही हैं, लड़के कम हो गए हैं विदाउट एनी कोटा। तो आज हमारे डिपार्टमेंट की ये सिचुएशन है, लेकिन वो मैं पुरानी सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि हमें, हमारी जो पहली डायरेक्टर हैं, जो वो पिछले साल डायरेक्टर बनी, पहली लेडी डायरेक्टर हमारे डिपार्टमेंट की, तो हमें 70 साल लग गए उस पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते। चलिए, नहीं, लेकिन इससे भी बहुत खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि जब हिस्टोरिकल चेंज आता है, देखिएगा एक समय में संस्कृत जो शूद्र थे, दलित थे, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता, वो पढ़ने के लिए संघर्ष करते थे कि हमको संस्कृत पढ़ने दिया जाए, क्योंकि उस टाइम में संस्कृत ही लैंग्वेज ऑफ पावर थी। लेकिन जब लैंग्वेज ऑफ पावर संस्कृत से बदल के अंग्रेजी हो गई तो हर व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, अंग्रेजी में बोलता है। तो उस टाइम में अगर संस्कृत पढ़ने के लिए बाध्य भी किया जा रहा है, जबरदस्ती पढ़वाया जा रहा है, तो इसको बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि अभी संस्कृत पढ़ने के लिए मिल गया। वो तब महत्वपूर्ण था जब संस्कृत पावर ऑफ लैंग्वेज थी। तो जब एक डॉक्टर होना, इस तरह का जो ये भेंट होना महत्वपूर्ण था, जब ये फील्ड इसमें चले गया, मर्दों ने और ज्यादा ग्लैमरस फील्ड आविष्कार कर लिया, उस टाइम में औरतें आने लग गई, तो इसको और भी ज्यादा नुआंस्ड वे में हम लोग को बारीक स्तर पर, फिर भी किसी भी फील्ड में औरतें हैं, ये शुभ है, मुझे खुशी हुई जान के कि अब औरतों की इसमें। लेकिन आप देखेंगे कि ये इस कारण से भी हुआ है कि कुछ फील्ड जैसे नर्सिंग, पत्रकारिता, जो सॉफ्ट फील्ड मान लिए गए हैं, और औरतों के फील्ड तो किसी बहुत अच्छे कारण से नहीं, इन्हीं कारणों से, जैसे ऑक्यूपेशन वाइज एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया कि ये फील्ड भाई नर्स का बड़ा औरत के लिए उपयुक्त है, या ये बड़ा ठीक है औरत के लिए। कोई भी अपनी बेटी को बोलता है जर्नलिस्ट बन जाओ, लेकिन तुम पुलिस में मत जाओ या सेना। तो इस किस्म का भी एक काम करता है एक फैक्टर। लेकिन डिस्पाइट दिस फिर भी औरतें आए ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक एक पब्लिक फील्ड में, यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये भी एक फैक्टर है कि वो इनविजिबल है। मैं सड़क पे निकलता हूँ तो सिर्फ मेल का मुंडी दिखाई देता है, पुरुषों का। आप सड़क पे चले जाएं, मेट्रो में कहीं भी देखिएगा, तो उस लिहाज से किसी भी फील्ड में आए तो औरतों का आना बड़ा महत्वपूर्ण है। और खुशी की बात है कि आपने जो जानकारी दी कि अभी इस फील्ड में औरतें आ रही हैं, उन्हीं की बहुलता है, तो ये अच्छी बात है। और ये अच्छी बात ये भी है कि एक इको फेमिनिज्म करके, कि औरतें ज्यादा नेचर और इन्वायरमेंट का रक्षा करना नेचुरली होती हैं, तो एक एनिमल क्रूएलिटी के फील्ड में एनिमल का ज्यादा केयरिंग औरतों का आना, तो ये बहुत शुभ है। और इस चीज को जो इको फेमिनिस्ट वगैरह जो बात बोलते हैं उसको और ये सुदृढ़ता प्रदान करता है
कि सचमुच औरतें ही प्रकृति का ये जो पुरुष एक कैपिटलिज्म के रूप में जो प्रकृति को नष्ट कर रहा है और एनिमल को प्रकृति के जो भी पार्ट है उसमें औरतें ज़्यादा आगे आ रही हैं। जब चिपको आंदोलन भी हुआ तो औरतें ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया था पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये एनिमल फील्ड में औरतें ज़्यादा आती हैं तो मुझे स्वाभाविक लगता है और ये अच्छा है, शुभ है कि ये प्रकृति को बचाने, एनवायरनमेंट के बचाने का ही एक हिस्सा है सारा ये, कि एनिमल क्रूरटी ना हो। और आपकी एक बात और महत्वपूर्ण मुझे लगी और मैं चाहूँगा कि ये हर स्कूल में पोस्टर लगाए जाएँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, एनिमल क्रूरटी जो भी है, क्योंकि वहीं हमारा दिमाग जो बन जाता है ना, फॉर्मेटिव एज होता है, तो बाद में बदलना पक्के घड़े को बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी फॉर्मेटिव एज में अगर इस तरह के कोशिश किए जाएँ, तो ज़्यादा पावरफुल काम करेगा। ये आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया और मैं भी जहाँ मौका मिलेगा जिस फोरम में भी इस बात को रखूँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ पर इस तरह का जहाँ भी हम लोग काम करते हैं, डू आवर पार्ट, जो हम लोग कर सकते हैं वो तो करें, तो वहाँ इस तरह का सेंसिटाइजेशन का कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। आप आई, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय आपने दिया, आपकी व्यस्तता और मशरूफियत को हम लोग समझ सकते हैं। उसके बीच से हम लोगों के लिए आपने वक़्त निकाला जय भीम कारवां के लिए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। जय भीम, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।